नमस्कार, हाय, हेलो एंड व्हाट्सअप। मैं आप सभी का मित्र अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और आपकी मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं भारत से सीधा अमेरिका। आज हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, चुनाव कैसे संपन्न होता है, वहां पे कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं और वहां पे जो चुनावी मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं। क्या भारत में जो चुनावी मुद्दे हैं उससे मिलते जुलते हैं या कुछ अलग तरह के मुद्दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका में जो इलेक्शन होती है वो दो मेन पार्टियों के साथ होती है। पहला है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि वहां पे तीसरी पार्टी फॉर्म नहीं हो सकती, तीसरी पार्टी फॉर्म हो सकती है, बट वहां पे इस तरह से ढांचे को डिजाइन किया गया है कि थर्ड पार्टी को ग्रो अप करने के लिए कुछ जो पर्याप्त संसाधन चाहिए वो ना मिल पाए। इसीलिए वहां जो मेन जो टक्कर होती है वो 2 मुख्य पार्टियों के बीच में ही होती है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बार उतारा है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कमला हैरिस को। कमला हैरिस जो पिछली सरकार थी जो बिडेन की, उसमें वो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी और उन्होंने जो बिडेन ने उनको चुना था और उन्होंने इसको डिक्लेयर भी किया था कमला हैरिस को, क्योंकि कमला जो हैरिस है उनकी जो माता जी हैं वो इंडियन है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और वहां पे अमेरिका में जो भारतीयों का प्रभाव है वो काफी ज्यादा है। वहां पे जो भारतीय के जो इतने वोट्स हैं वहां पे कि चुनाव पे असर डाल सकते हैं। तो उनके पीछे जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने उस समय चुना था, इलेक्शन से पहले डिक्लेयर किया था, कमला हैरिस को किया था इसीलिए क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय 2021 के इलेक्शन में उनका इंडिया के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था और हिंदुओं के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। तो उनको लगा कि इस तरह से मैं हिंदू वोट जो है वहां पे मैं अपने पाले में कर सकता हूं, बट ऐसा हुआ नहीं, बाजी पलट गई और कमला हैरिस को देखते हुए लोगों ने, जो इंडियन लोग थे हिंदू में खास करके जो हिंदू थे, उन्होंने बिडेन को वोट किया था। तो ये बिडेन का जीतने का एक मुख्य कारणों में से भी था। और इस बार क्या हुआ, जो बिडेन जी काफी उनकी जो हेल्थ इश्यूज को लेके काफी सारी बातें बन रही थी, जिस तरह की मीडिया में गॉसिप्स हो रही थी, उसकी वजह से जो बिडेन ने इस बार प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन ना लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने कमला हैरिस को आगे कर दिया। और कमला हैरिस को आगे करने के पीछे एक मुख्य कारण यही है कि हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करेंगी अपने पक्ष में। और वो जो है कमला हैरिस, उनका जो एक तरह से कहा जाए वो हाफ भारतीय है, बट फिर भी उनका भारत की तरफ रुख जो है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेके वो काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी सरकार के जो रिश्ते थे उस तरह के रिश्ते जो बिडेन के सरकार में नहीं रहे हैं। तो कमला हैरिस से भी उतनी ज्यादा का जो आकांक्षाएं नहीं पाल सकते और कमला हैरिस ने अपने डिप्टी के पद के लिए यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है टिम वाल्ज को। ये जो अमेरिका के मिनेसोटा जो स्टेट है वहां के गवर्नर है प्रेसिडेंट में। और बात कर लेते हैं अब रिपब्लिकन पार्टी की। जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ने इस बार फिर से आगे किया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप और अभी जो प्रेजेंट के जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके साथ इनकी इक्वेशन काफी अच्छी रही है। इनके कार्यकाल में भारत के साथ बहुत अच्छी डीलिंग्स भी हुई है, सब बड़ा अच्छा कार्यकाल था। आप लोग जब इनका स्वागत इंडिया में हुआ था और एक अब की बार ट्रंप सरकार का जो विवाद हुआ था उसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। और जो ट्रंप है वो हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप ये जो वीडियो चल रहा है इसको देख के आप जान सकते हैं। And I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our. जो ओहियो जो वहां का स्टेट है वहां से एक सेनेटर हैं, तो उन्होंने अपना विश्वास इन पे जमाया है। तो ये तो रही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का, वहां पे जो सिस्टम चलता है उसके लिए। अब उसके बाद से बात कर लेते हैं अमेरिका में इलेक्शंस होते कैसे हैं। अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं काफी सारे लेवल्स पे होते हैं, जैसे कि फेडरल एक तरह से कहा जाए तो हमारे यहाँ जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उस तरह का है।
कुछ कुछ मतलब बिल्कुल उसी तरह का नहीं है लेकिन वैसे ही है। उसके बाद से आता है स्टेट लेवल की, जो स्टेट लेवल की जो इलेक्शंस होते हैं इसको आप अपने विधानसभा जो और जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद है लोकल, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं तो हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेटर्स, मेयर्स और ग्राम पंचायत की इलेक्शंस होते हैं उसको हम इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो रही 3 मेन इलेक्शंस की बातें। उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के सबसे पहले जो ये दोनों पार्टियां हैं अपने यहाँ इलेक्शंस कराती हैं, वहां पे जो कैंडिडेट होते हैं अपना नाम देते हैं और उनमें से फिर चुनते हैं कि आपकी सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, और उसमें जो चुना जाता है उसको भी प्रेसिडेंट पद के लिए डिक्लेयर किया जाता है। तो आप लोगों ने विवेक रामास्वामी का भी नाम सुना होगा, ये काफी चर्चा में थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, बट ये चौथे स्थान पे रहे थे और इन्होंने अपनी जो नॉमिनेशन था वो पीछे ले लिया था और उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करूंगा। और विवेक रामास्वामी है वो एक अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू कहते हैं और अपने फेथ जिसपे कोई बिलीफ सिस्टम है उसको कभी छुपाते नहीं है। काफी बार उन्होंने आगे आके कहा भी है और इनका सपोर्ट है जो टोटली ट्रंप को है। तो ये तो हो गई वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्शंस की। ऐसे ही प्रक्रिया से गुजरात रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने भी ऐसे ही प्रक्रिया थी उनकी और उसी तरह से कमला हैरिस आगे आई। तो अब हम बात कर लेते हैं जनरल इलेक्शंस की। तो जनरल इलेक्शंस उसी तरह से जिस तरह से इंडिया में प्रधानमंत्री के लिए जो वोटिंग होती है उसी वही पैटर्न है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा अलग है। तो वहां पे क्या होते हैं कि सबसे पहले जो नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में जो पहला सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है, थोड़ा समझने की दिक्कत होगी आप लोगों को, मैं फिर से बता दूं, जो पहला सोमवार नवंबर का आता है उसके बाद जो मंगलवार पड़ता है जो कि इस बार 5 नवंबर को पड़ रहा है नंबर से। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जनरल इलेक्शंस यानी कि प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो होते किस तरह से हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ एमपी चुने जाते हैं हर राज्य से, मान लीजिए कि यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, दिल्ली में 7 हैं, तो एमपीज चुने जाते हैं और जो इस पार्टी की सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। और जो 272 का आंकड़ा है जो पार्टी छू लेती है वो अपने आप ही सरकार बनाती है या मिलजुल के बनाती है। तो जो टोटल सीटों का आंकड़ा है वो 272 का है। ये तो इंडिया की बात होगी, भारत की बात होगी। और अमेरिका में जो होता है वो भी कुछ कुछ इस तरह से है, बट वहां पे एक ट्विस्ट है। मान लीजिए कि वहां के किसी स्टेट में, मान लीजिए कि ओहायो है, ओहायो में मान लीजिए 10 सीटें हैं, तो अगर 10 सीटों पे इलेक्शन, मान लीजिए 10 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे, तो अगर मान लीजिए जिस पार्टी ने 6 सीटें जीत ली, मान लीजिए कि 1% भी वोट ज्यादा हुआ, तो वो सारा का सारा वोट जिसने 6 सीटें जीती है उसको 10 के 10 सीट मिल जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया मान लीजिए कि 20 सीट है और कोई पार्टी उसमें से 11 सीटें जीत ली, तो उस पार्टी को 11 नहीं पूरे की पूरी 20 सीटें उसे मिल जाएंगी और जो दूसरी वाली पार्टी है उसका 0 हो जाएगा। तो ये वहां का रूल है। हमारे यहाँ तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी यूपी में 80 है तो बीजेपी कुछ ले गई, कुछ एसपी ले गई, कुछ कांग्रेस ले गई, लेकिन वहां पे ऐसा रूल नहीं है। जिस पार्टी की बढ़त होगी वो सारे सीट उसी पार्टी के हो जाएंगे, एक तरह से सरल शब्दों में समझे तो ये तो रही वहां के इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। और वहां पे जो बैलेट्स, जो इलेक्शंस होते हैं वो बैलेट से होते हैं, पेपर से होते हैं, पेपर पे होते हैं। अभी तक उन लोगों ने इस तरह का इंडिया में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उस तरह का कोई भी आविष्कार नहीं किया, इतना एडवांस देश होते हुए भी, बट कोई बात नहीं। बट वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन हार गए थे तो उस समय भी धांधली की काफी सारे आरोप लगे थे। काफी सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसी बातें आई थी कि जो बैलेट बॉक्स हैं बदल दिए गए थे, वोटिंग बोगस वोटिंग हुई है और उस वोटिंग्स की कोई ट्रैकिंग नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू बाय मेल भी वहां पे वोटिंग होती है। तो उन्होंने इस तरह के आरोप लगे थे कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू वहां पे वो जो वोट हुई थी उसके थ्रू वहां पे धांधली हुई है और काफी बवाल भी मचा था। समाचार पत्रों में के जो कटिंग्स आप देख सकते हैं अभी, तो इस तरह की बातें वहां पे उठी थी। तो चलिए कौन सच्चा कौन झूठा, हम कह रहे कि नहीं हमारी ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, वो कह रहे कि नहीं हमारा पेपर बैलेट फुल प्रूफ है, बट पेपर इस तरह की धांधली के आरोप वहां पे भी लगे थे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं अमेरिका के उन 50 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में कौन से स्टेट्स में कितनी मतलब कि इलेक्टोरल वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं, अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। तो अल्बामा वहां का जो स्टेट है वहां पे 9 है,
उसके बाद से अलास्का में 3 है, एरिजोना में 11 है, अरकानसास में 6 है, कैलिफोर्निया में 54 है। अगर मान लीजिए 54 के 54 सीट किसी पार्टी को मिल गई तो 20% वोट तो उनको ऐसे ही मिल गया, मतलब 20% तो उन्होंने ऐसे ही अचीव कर लिया। तो कैलिफोर्निया एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद से कोलोराडो है 10, कनेक्टिकट है 7, डेलावेयर है 3, फ्लोरिडा में है 30, जॉर्जिया में 16, हवाई में 4, इदोहा है उसमें 4, उसके बाद से इलियोनिस है वहां पे 19 है, और जो इंडियाना है वहां पे 11 है, और लोवा में 6 है, विस्कॉन्सिन में 6 है, केंटुकी में 8 है, लुसियाना में 8 है, मेन में 4 है। यहाँ पे वोट स्प्लिट किया जा सकता है। उसके बाद से मैरीलैंड में 10 है, मैसाचुसेट्स में 11 है, उसके बाद से मिशिगन में 15 है, मिनेसोटा में 10 है, मिसिसिपी में 6 है, मिसौरी में 10 है, मंडाना में 4 है, नेब्रास्का में 5 है, उसके बाद से नवेडा में 6 है, न्यू हेमिस्फीयर में 4 है, न्यू जर्सी में 14 है, न्यू मैक्सिको में 5 है, न्यूयॉर्क में 28 है, नॉर्थ कैरोलिना में 16 है, नॉर्थ डैकोटा में 3 है, ओहियो में 17 है, ओक्लाहोमा में 7 है, ओरेगोन में 8 है, पेनिसिल्वेनिया में 19 है, रोड आइलैंड्स में 4 है, साउथ कैरोलिना में 9 है, साउथ डकोटा में 3 है, टेनेसी में 11 है, और टेक्सास में 40 है, उथा में 6 है, वर्मोंट में 3 है, वर्जीनिया में 13 है, वाशिंगटन में 12 है, और उसके बाद से वेस्ट वर्जीनिया में 4 है, विस्कॉन्सिन में 10 है, और वायोमिंग में 3 है। तो ये तो हो गई वहां की जो स्टेट्स में, और जिस किस स्टेट में कितनी इलेक्टोरल वोट्स हैं वो, और जो अमेरिका में टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं वो है 538। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ 372 की आवश्यकता होती है, और 500 कितना हमारे पास 500 550 के आसपास जो सीटें हैं तो उसके हाफ 272 होता है। तो इस तरह से अमेरिका में जो है 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और उसमें से जिसे भी 270 मिल जाता है गवर्नमेंट वही फॉर्म करता है। तो ये तो अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं उसकी मुख्य मुख्य बातें। और चलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम आप लोगों से आगे, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूं अगले वीडियो में, और उसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, कौन सी पार्टी क्या वहां के अमेरिकन को प्रॉमिस कर रही है कि हम अगले 4 साल में आपको ये देंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंटशिप के लिए जो इलेक्शन होता है वो 4 साल में होता है, और 4 साल में और एक प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब 8 साल के लिए ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज्यादा कोई प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता अपने आप को, और इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये तो अमेरिका के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें, नेक्स्ट वाले में हम और भी दिलचस्प जानकारी लेके आऊंगा मैं। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, और आप पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में भेजिए अगर आप लोगों को इससे वैल्यू मिलती है। तब तक के लिए मैं आप सभी से कहता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।